नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए, एक साधारण सी लगने वाली स्कूल की किताब का चैप्टर कितना रोमांचक हो सकता है। आज हम ओ हेनरी की उस क्लासिक और दिल छू लेने वाली कहानी द लास्ट लीफ का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी का पार्ट नहीं है, बल्कि उम्मीद और जज्बे का एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। और हाँ, इसी सफर में हम कुछ कमाल के ग्रामर और भाषा के लेसन्स भी सीखेंगे, वो भी बिना बोर हुए। तो चलिए सीधे इस मास्टरपीस की गहराई में उतरते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या है? बहुत कुछ है। पहले हम जानेंगे ओ हेनरी की अपनी असल और रहस्यमयी जिंदगी के बारे में। फिर चलेंगे ग्रीनिच विलेज की गलियों में उस खामोश खतरे और कहानी के उस मशहूर क्लाइमैक्स का अनुभव करेंगे। और आखिर में कुछ शानदार साहित्यिक और ग्रामर के रूल्स को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये अद्भुत कहानी रची, यानी विलियम सिडनी पोर्टर की। क्या आपको पता है कि ओ हेनरी असल में उनका असली नाम था ही नहीं। सच कहूं तो उनकी असल जिंदगी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने एक फार्मासिस्ट के रूप में शुरुआत की, फिर बैंक में काम किया और फिर अचानक उन पर पैसों के गबन का आरोप लग गया। हालांकि उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया, लेकिन वो डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। बाद में जब वो वापस आए तो उन्हें 5 साल की जेल हो गई। और दिलचस्प बात यह है कि उसी जेल की काल कोठरी में ओ हेनरी नाम के इस लेखक का जन्म हुआ। यहीं से उन्होंने वो कहानियां गढ़ी जो बाद में पूरी दुनिया ने पढ़ी। 1907 तक वो न्यूयॉर्क आ गए, जहां उन्होंने ये अमर कहानी लिखी। अब उनके इस उतार चढ़ाव वाले जीवन से निकलकर सीधे चलते हैं कहानी की दुनिया में। सेक्शन 2, ग्रीनिच विलेज के कलाकार। जरा उस समय के न्यूयॉर्क शहर की कल्पना कीजिए। वहां ग्रीनविच विलेज नाम की एक जगह हुआ करती थी। किराया बहुत कम था, इसलिए वहां दुनिया भर के संघर्ष करने वाले और सपने देखने वाले कलाकार आकर बसने लगे थे। हमारी कहानी भी यहीं एक पुरानी सी 3 मंजिला ईंटों वाली इमारत की अटारी में शुरू होती है। और इस स्टूडियो की खिड़की के ठीक बाहर एक खाली दीवार है जिस पर एक पुरानी आइवी की बेल लटकी हुई है। ये वही बेल है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी को पलट देने वाली है। इस स्टूडियो में 2 लड़कियां साथ रहती हैं, सू और जॉन्सी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सू जो है वो एकदम प्रैक्टिकल है। वो मैगजीन के लिए चित्र बनाकर किसी तरह घर का खर्च चलाती है और अपनी दोस्त के लिए किसी ढाल से कम नहीं है। दूसरी तरफ है जॉन्सी। वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुकी है और बीमारी ने उसके दिमाग को इस कदर नेगेटिव बना दिया है कि वो बस उस खिड़की से बाहर गिरते हुए पत्तों को गिनती रहती है। उसे पूरा यकीन हो गया है कि जैसे ही उस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा, उसकी भी जान चली जाएगी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली दर्द और संघर्ष। आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, गिरते पत्तों के बीच एक खामोश खतरा। स्थिति सच में बेहद गंभीर है। जॉन्सी को निमोनिया ने बुरी तरह जकड़ लिया है। डॉक्टर सू को साफ साफ बता देता है कि जॉन्सी के बचने के चांस सिर्फ 10 में से 1 हैं। सोचिए, सिर्फ 10%। लेकिन सबसे डराने वाली बात जो डॉक्टर कहता है वो ये है कि दुनिया की कोई भी दवा तब तक असर नहीं करेगी जब तक वो खुद अंदर से जीना न चाहे। पर समस्या यही है कि जॉन्सी तो आज छोड़ चुकी है। वो बस उस पुरानी बेल को देख रही है। एक एक करके पत्ते गिर रहे हैं और उसे लगता है कि उसकी सांसें भी बस उन्हीं पत्तों से जुड़ी हैं। और इसी भारी माहौल के बीच एंट्री होती है एक बहुत ही अनोखे किरदार की, बूढ़े बहरमन की। बहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला एक ऐसा पेंटर है जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह फेल हो चुका है। शराब पीने की उसे गहरी लत है और वो हमेशा बस एक मास्टरपीस बनाने की डिंगे हाँकता रहता है, जो उसने आज तक शुरू भी नहीं किया। जब सू उसे जॉन्सी की उस पत्तों वाली बात के बारे में बताती है तो वो बुरी तरह चिढ़ जाता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन पता है, बाहर से वो कितना भी खड़ूस लगे, अंदर से वो इन दोनों लड़कियों के लिए एक वफादार रक्षक कुत्ते की तरह था। अब हम कहानी के सबसे भावुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमारा चौथा भाग एक दुखद और हैरान करने वाला मास्टरपीस। कहानी ने एक रात ऐसी आती है जब भयंकर तूफान आता है, ठंडी बारिश और तेज हवाएं। सू को लगता है कि आज रात तो वो आखिरी पत्ता पक्का गिर जाएगा। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार होता है। जब जॉन्सी खिड़की का पर्दा हटाने को कहती है तो वो अकेला बहादुर पत्ता अभी भी उस ईंट की दीवार पर डटा हुआ था। इतनी तेज आंधी तूफान भी उसे हिला नहीं पाए। उस एक छोटे से हार न मानने वाले पत्ते को देखकर जॉन्सी के अंदर अचानक कुछ बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है कि
मरने की इच्छा करना सच में एक पाप है। और बस उसकी जीने की इच्छा लौट आती है और जल्द ही डॉक्टर भी कंफर्म कर देता है कि वो अब खतरे से बाहर है। लेकिन रुकिए, ओ हेनरी की कहानी बिना किसी बड़े ट्विस्ट के कैसे खत्म हो सकती है? जॉन्सी के ठीक होने के बाद सू उसे एक ऐसी सच्चाई बताती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। वो आखिरी पत्ता असली नहीं था। जब उस तूफानी रात में असली पत्ता गिर गया था, तब बूढ़े बहरमन ने बाहर जाकर उस कड़कड़ाती बर्फीली ठंड में दीवार पर एक पत्ता पेंट किया था। और ऐसा करने की वजह से उसे खुद निमोनिया हो गया और अस्पताल में उसकी जान चली गई। सोचिए, बहरमन ने आखिरकार अपना मास्टरपीस बना ही लिया, कैनवस पर नहीं बल्कि एक ईंट की दीवार पर, जिसने अपना बलिदान देकर एक बच्ची की जान बचा ली। इस बेहद भावुक कर देने वाले अंत के बाद अब हम अपने विश्लेषण के 5वें हिस्से में आते हैं। चलिए देखते हैं कि ओ हेनरी ने इस मास्टरपीस को किन साहित्यिक उपकरणों की मदद से बुना है। सबसे पहली चीज जो इसे खास बनाती है वो है सरप्राइज एंडिंग, यानी एक ऐसा अंत जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। ओ हेनरी इसके लिए इतने मशहूर थे कि लोग इस स्टाइल को ओ हेनरी एंडिंग ही कहने लगे। अब इस कहानी को ही ले लीजिए। हमें शुरू से लगता है कि खतरा जॉन्सी की जान को है, लेकिन अंत में पता चलता है कि असली कीमत तो बहरमन ने चुकाई है। ये ट्विस्ट कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है। एक और शानदार टूल जिसका यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। ओ हेनरी ने निमोनिया को सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं लिखा, बल्कि उसे एक इंसान बना दिया। मिस्टर निमोनिया, एक लाल मुट्ठी वाला, छोटी सांसों वाला एक क्रूर बूढ़ा आदमी जो अपनी ठंडी उंगलियों से लोगों को अपना शिकार बनाता है। ये तरीका बीमारी को एक खूंखार विलेन बना देता है, जिससे कहानी में डर का माहौल एकदम जीवंत हो उठता है। तो चलिए अब साहित्य की दुनिया से निकलकर थोड़ा भाषा की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा और आखिरी भाग, व्याकरण और शब्दावली। इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत काम आ सकता है। जैसे एक शब्द है क्वेंट, जिसका मतलब है पुराने ढंग का लेकिन बहुत ही आकर्षक, बिल्कुल ग्रीनविच विलेज की उन पुरानी गलियों की तरह। फिर है सोलिसिटस, जिसका मतलब है किसी की बहुत फिक्र करना, जैसे सू जॉन्सी की करती थी। और मॉर्बिड तो आप समझ ही गए होंगे, वो गहरी निराशा और नेगेटिविटी जिसमें जॉन्सी पूरी तरह डूब गई थी। इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जरूर शामिल कीजिएगा। और हाँ, ग्रामर का एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी रूल है इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स के बीच का फ़र्क। सुनने में शायद भारी भरकम लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब का पहला रूप, जैसे want to see, और जेरेंड का मतलब है वर्ब के साथ ing लगाना, जैसे tired of waiting। सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि कुछ शब्दों के बाद हमेशा इन्फिनिटिव ही आता है, जैसे decide to go, और कुछ के बाद हमेशा जेरेंड आता है, जैसे enjoy dancing। कहानी में इनका बहुत ही परफेक्शन के साथ इस्तेमाल हुआ है, जो भाषा को एक बेहतरीन फ्लो देता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बहरमन ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई, फिर भी वो आखिरी पत्ता दुनिया का सबसे महान मास्टरपीस कैसे बन गया? इसलिए क्योंकि उसमें एक इंसान की जान बचाने की ताकत थी। वो निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक था। शायद कला का असली मतलब सिर्फ कैनवस पर रंग बिखेरना नहीं, बल्कि किसी की डूबती हुई जिंदगी में उम्मीद के रंग भरना है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।